दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल इंग्लिश बाबू पर। और आज मैं फिर हाजिर हूँ आपके साथ एक नई स्टोरी लेकर। और दोस्तों, आज जो स्टोरी मैं आपके लिए लेकर आया हूँ ये एक शॉर्ट मॉरल स्टोरी है। और जो कहानी है बहुत ही मज़ेदार, बहुत ही इंटरेस्टिंग, ये एक फ़नी स्टोरी है। कहानी सुनने में बहुत मज़ा आएगा और साथ में कहानी के एंड में एक बहुत अच्छा मॉरल भी मिलेगा। उसके अलावा दोस्तों, आज की इस स्टोरी में आपको कुछ नए इंग्लिश के वर्ड मीनिंग सीखने को मिलेंगे, उनकी करेक्ट प्रोनाउंसिएशन के बारे में पता चलेगा। और हमेशा की तरह जो इसका ग्रामर का पार्ट है उसे बिल्कुल डिटेल में कवर करेंगे, तो एक एक स्ट्रक्चर को आप बड़ी आसानी से सीख पाएंगे। तो चलिए दोस्तों, आज की इस कहानी को हम शुरू करते हैं। और सबसे पहले आज की इस कहानी का टाइटल देखते हैं। कहानी का टाइटल है विटी सोनू। तो दोस्तों, ये विटी एडजेक्टिव है जिसका मतलब होता है बुद्धिमान, चालाक, चतुर, उसे विटी कहा जाता है। विटी सोनू मतलब कि बुद्धिमान सोनू। तो दोस्तों, ये आज की इस कहानी का टाइटल है, शीर्षक है। और अब मैं इसे पढ़ना शुरू करता हूँ। आपसे रिक्वेस्ट है कि आप कहानी को बिल्कुल ध्यान से सुनें। और यदि आज की स्टोरी में आपको कोई नया वर्ड या फिर नया स्ट्रक्चर मिले तो आप उसे नोट करें। और यदि कहानी पसंद आए तो लाइक भी ज़रूर करें। तो चलिए इसको शुरू करते हैं। सोनू वॉज आ नॉटी, क्लेवर एंड विटी बॉय। क्या मतलब हुआ दोस्तों? ये जो वाक्य है ये सिंपल पास्ट का वाक्य है। और जब हम सिंपल पास्ट में कोई भी वाक्य बनाते हैं तो वहाँ पर वॉज या वर का इस्तेमाल हेल्पिंग वर्ब के रूप में किया जाता है। साथ में नाउन या फिर एडजेक्टिव को लेकर वाक्य बनाते हैं। और दोस्तों, जब भी हम सिंपल प्रेजेंट या सिंपल पास्ट में कोई वाक्य बनाएंगे तो वहाँ पर कभी भी वर्ब का प्रयोग नहीं किया जाता है। तो इसी कारण कई लोग इसको नो एक्शन सेंटेंस भी बोलते हैं। तो इस लाइन का क्या अर्थ हुआ? सोनू वॉज अ नॉटी। नॉटी का मतलब होता है शरारती, ये एडजेक्टिव है। क्लेवर मतलब कि चालाक और विटी बुद्धिमान। तो इस पूरी लाइन का क्या अर्थ निकला? सोनू वॉज अ नॉटी, क्लेवर एंड विटी बॉय। मतलब सोनू एक शरारती, चालाक और बुद्धिमान लड़का था। एवरीवन वॉज अमेज्ड बाय हिज रिप्लाईज। क्या अर्थ हुआ दोस्तों? ये जो वाक्य है ये पास्ट इंडेफिनिट का अफर्मेटिव वाक्य है। और जब हम पास्ट इंडेफिनिट में अफर्मेटिव का वाक्य बनाते हैं तो वहाँ वर्ब की सेकंड फॉर्म का यूज़ किया जाता है। अमेज्ड का मतलब होता है हैरान होना, सेकंड फॉर्म है। तो क्या अर्थ हुआ? एवरीवन वॉज अमेज्ड बाय हिज रिप्लाईज। रिप्लाई मतलब जवाब, मतलब कि हर कोई उसके जवाबों से हैरान था। वन डे सोनूज मदर सेंट हिम टू द मार्केट टू गेट सम फ्रूट्स। क्या मतलब हुआ? वन डे, एक दिन। सोनूज मदर, दोस्तों यहाँ सोनू के बाद एपिस्ट्रॉफी एस है जिसका अर्थ होता है का, की, के। जब हम किसी नाम या व्यक्ति के साथ कुछ जोड़ते हैं तो एपिस्ट्रॉफी एस का यूज़ किया जाता है। सोनूज मदर का मतलब हुआ सोनू की माँ। और ये जो वाक्य है ये पास्ट इंडेफिनिट का ही अफर्मेटिव वाक्य है जहाँ सेकंड फॉर्म लगाई जाती है। SEND, सेंड का मतलब होता है भेजना, जो कि फर्स्ट फॉर्म है। और सेकंड फॉर्म है सेंट। तो क्या अर्थ हुआ? वन डे, एक दिन, सोनूज मदर, सोनू की माँ ने, सेंट हिम, उसको भेजा, टू द मार्केट, बाज़ार भेजा, टू गेट, लाने के लिए, सम फ्रूट्स, थोड़े फल लाने के लिए। तो इस पूरी लाइन का क्या अर्थ निकला? वन डे सोनूज मदर सेंट हिम टू द मार्केट टू गेट सम फ्रूट्स। एक दिन सोनू की मम्मी ने उसे बाज़ार भेजा कुछ फल लाने के लिए। इन द मार्केट ही वेंट टू द फ्रूट वेंडर। दोस्तों, वेंडर का मतलब होता है विक्रेता। जो लोग रेहड़ी पटरी पे सामान बेचते हैं उनको वेंडर कहा जाता है। और ये भी पास्ट का वाक्य है। गो मतलब जाना, सेकंड फॉर्म वेंट। तो क्या अर्थ हुआ? इन द मार्केट, इनका मतलब था में, इन द मार्केट, बाज़ार में। ही वेंट, वह गया, टू द फ्रूट वेंडर मतलब वह फल विक्रेता के पास गया। आगे देखिए। ही बॉट आ किलोग्राम ऑफ एप्पल्स। दोस्तों, ये भी पास्ट इंडेफिनिट का ही अफर्मेटिव वाक्य है। और आप चाहें तो वर्ब को नोट कर लीजिए। BU बाय का मतलब होता है खरीदना। और सेकंड फॉर्म में
BOUGHT, बॉट। और दोस्तों जब आप कोई भी वर्ड को लिखें तो साथ में आप प्रोनाउंसिएशन को भी ध्यान से सुनें ताकि आप उसको बिल्कुल क्लियरली बोल सकें। तो इसकी जो बाय मतलब खरीदना, सेकंड फॉर्म है बॉट। तो क्या अर्थ हुआ? ही बॉट, उसने खरीदे। अ किलोग्राम ऑफ एप्पल्स, 1 किलो सेब। तो इस पूरी लाइन का क्या अर्थ निकला? ही बॉट अ किलोग्राम ऑफ एप्पल्स, मतलब कि उसने 1 किलोग्राम सेब खरीदे। बट द फ्रूट वेंडर वॉज डिसऑनेस्ट एंड चीट। दोस्तों ये जो वाक्य है ये भी सिंपल पास्ट का वाक्य है। जैसा मैंने आपको बताया, जब हम सिंपल पास्ट में वाक्य बनाते हैं तो वहाँ पर वॉज या वर का इस्तेमाल हेल्पिंग ऑफ के रूप में करते हैं, साथ में नाउन एडजेक्टिव को लेकर वाक्य बनाते हैं बिना किसी भी वर्ब का प्रयोग किए। और डिसऑनेस्ट का मतलब होता है बेईमान, ये एडजेक्टिव है। और चीट का मतलब होता है धोखेबाज। तो क्या अर्थ हुआ? चीट का मतलब धोखेबाज या जालसाज, उसे चीट कहा जाता है। बट द फ्रूट वेंडर वॉज डिसऑनेस्ट एंड चीट, लेकिन जो फ्रूट वेंडर था, मतलब जो फल विक्रेता था, वो बेईमान और चालबाज था। He was cheating and wasted 900 grams of apples only. He was cheating। दोस्तों ये जो वाक्य है ये पास्ट कॉन्टिन्यूस का वाक्य है। ऐसा कोई भी वाक्य जिस वाक्य में रहा था, रही थी, रहे थे जैसे शब्द आते हैं, इस तरह के वाक्यों को पास्ट कॉन्टिन्यूस का वाक्य कहा जाता है, जहाँ पर वॉज या वर्ब का इस्तेमाल हेल्पिंग वर्ब के रूप में करते हैं, साथ में वर्ब की फोर्थ फॉर्म का यूज़ किया जाता है। तो दोस्तों सिंपल पास्ट में और पास्ट कॉन्टिन्यूस में आपको कन्फ्यूज़ होने की कोई ज़रूरत नहीं, क्योंकि सिंपल पास्ट में वॉज या वर्ब के साथ आपको नाउन या एडजेक्टिव मिलेगा, लेकिन पास्ट कॉन्टिन्यूस में वहाँ वॉज वर्ब के साथ आपको कोई वर्ब मिलेगी और आपको वर्ब की फोर्थ फॉर्म का यूज़ वहाँ पर करना होता है। वर्ब की फोर्थ फॉर्म क्या होती है? जैसे मान लीजिए वर्ब है गो, गो मतलब जाना। अब आप इसकी फोर्थ फॉर्म कैसे बनाएंगे? गो के साथ ING को ऐड कर दीजिए, गोइंग, तो क्या हो गया? फोर्थ फॉर्म। तो फोर्थ फॉर्म बनाना बिल्कुल आसान है। फर्स्ट फॉर्म के साथ जब हम ING को ऐड कर देंगे तो वो फोर्थ फॉर्म बन जाएगी। तो क्या अर्थ हुआ? ही वॉज चीटिंग, मतलब वह चालबाजी कर रहा था, धोखाधड़ी कर रहा था। एंड वेस्ड, दोस्तों वेज का मतलब होता है तोलना, सेकंड में वेस्ड, तो एंड वेस्ड और उसने तोला 900 ग्राम्स, 900 ग्राम तोला ऑफ एप्पल्स ओनली, मतलब तो इस पूरी लाइन का क्या अर्थ हुआ? ही वॉज चीटिंग, मतलब वह बेईमानी कर रहा था, धोखाधड़ी कर रहा था। एंड वेस्ड 900 ग्राम्स ऑफ एप्पल्स ओनली, और उसने सिर्फ 900 ग्राम सेब तोले। चलिए, सोनू वॉज केयरफुल। दोस्तों केयरफुल का मतलब होता है सावधान, ये एडजेक्टिव है, आप इसे नोट कर लीजिए। सोनू वॉज केयरफुल, सोनू सावधान था। ही ऑब्जर्व्ड दिस एंड सेड। दोस्तों ऑब्जर्व का अर्थ होता है किसी चीज़ का अवलोकन करना। यदि आप इसको बिल्कुल आसान भाषा में समझें तो ऑब्जर्व का क्या मतलब होता है कि जब आप किसी स्थान पर हों या और आप अपने आसपास के वातावरण को या अपने आसपास के माहौल को अच्छे से उस पर नज़र रख रहे हैं, आप एक एक चीज़ को अपने दिमाग में समेट रहे हैं, आप उस चीज़ को समझ रहे हैं, अच्छे से देख रहे हैं, एक एक चीज़ को आप नोट कर रहे हैं, तो इस चीज़ को इंग्लिश में ऑब्जर्व कहा जाता है, जिसको हिंदी में अवलोकन करना कहा जाता है। और ऑब्जर्व की सेकंड फॉर्म है ऑब्जर्व्ड। तो क्या अर्थ हुआ? ही ऑब्जर्व्ड दिस, मतलब उसने ये देख लिया, मतलब उसको ये पता चल गया। एंड सेड, और कहा, दीज आर नॉट 1 किलोग्राम ऑफ एप्पल्स। तो उसने क्या कहा? दीज आर नॉट। और दोस्तों ये जो वाक्य है ये सिंपल प्रेजेंट का वाक्य है। जैसे सिंपल पास्ट में वॉज वर्ब का इस्तेमाल होता है, ठीक उसी तरह से सिंपल प्रेजेंट में इज एम आर का यूज़ किया जाता है। यदि सब्जेक्ट प्लूरल होगा तो उसमें आर का यूज़ किया जाता है। और जो दोस्तों आपको ये देख रहे हैं THESE, दीज, ये दिस का प्लूरल है। जब कोई वस्तु नज़दीक होती है तो उसके लिए हम दिस लगाते हैं, जैसे दिस इज़ ए कार, दिस इज़ ए मोबाइल, दिस इज़ ए पेन, दिस इज़ ए बुक। और ये अगर वही चीज़ संख्या में एक से ज़्यादा होती हैं तो दिस की जगह दीज का प्रयोग किया जाएगा। तो आप इस चीज़ को भी नोट कर लीजिए कि दिस का जो प्लूरल है वो दीज होता है। तो उसने क्या कहा? दीज आर नॉट 1 किलोग्राम ऑफ एप्पल्स, मतलब ये 1 किलो सेब नहीं है। तो इस पूरी लाइन का दोस्तों मतलब समझ में आ ही गया होगा आपको कि ही ऑब्जर्व दिस एंड सेड, मतलब उसने इस बात को देख लिया और उसने क्या कहा? दीज आर नॉट 1 किलोग्राम ऑफ एप्पल्स, मतलब ये 1 किलो सेब नहीं है। दीज अपीयर लेस, और दोस्तों APPEAR, अपीयर को आप नोट कर लीजिए, इसके कई सारे मतलब होते हैं। देखिए अपीयर का मतलब प्रकट होना, लगना, सामने आना, दिखना, दिखाई देना, कई सारे मतलब हैं। प्रकट होना भी इसका एक मतलब है, लगना भी होता है। तो अपीयर का मतलब यहाँ पर है लगना। तो उसने क्या कहा? दीज अपीयर लेस, मतलब कि ये कम लगते हैं। तो दोस्तों इस बात से मतलब आपको समझ ही आ गया होगा, जब ये सोनू नाम का जो बालक था, जब वो फल खरीदने मार्केट गया और उसने 1 किलो सेब खरीदे, और जब उसने देखा कि जो फल वाला विक्रेता है, जो वेंडर है, उसने सिर्फ 900 ग्राम ही
मतलब कि सेब तोले। तो ये जो बालक था ये बहुत ज़्यादा सावधान था, उसने इस बात को देख लिया। तो उसने क्या कहा कि ये जो हैं वो दीज आर नॉट 1 किलोग्राम ऑफ एप्पल्स, मतलब ये 1 किलो सेब नहीं है, दीज अपीयर लेस, और ये कम लगते हैं। चलिए आगे देखिए। और दोस्तों आप इस चित्र को भी देख सकते हैं, और आप कई लोग बोलते हैं कि सर आप चित्र भी दिखाया कीजिए ताकि कहानी को अच्छे से समझा जा सके, तो आप इस चित्र को भी यहाँ पर देख सकते हैं। चलिए आगे देखिए। नो नहीं, दे आर राइट एंड एनी वे, इफ़ दे आर सो इट विल बी ईजी फॉर यू टू कैरी। क्या अर्थ हुआ? नो दे आर राइट। दोस्तों देखिए THEY, इसको भी आप नोट कर लीजिए। मैं कोशिश करता हूँ आपको एक एक वर्ड की मीनिंग बताऊँ। THEY को दे पढ़ते हैं, और दे का मतलब होता है वे या फिर वे लोग। देखिए जब सब्जेक्ट में एक से ज़्यादा लोग शामिल होंगे या वस्तु शामिल होंगी तो वहाँ पर दे का प्रयोग किया जाएगा। तो आप इस चीज़ को भी याद रखें कि जो दे है वो उसका प्रयोग सिर्फ लोगों के लिए नहीं किया जाता है, वस्तु के लिए भी आप दे का प्रयोग कर सकते हैं, बशर्ते वो संख्या में एक से ज़्यादा हों। तो क्या अर्थ हुआ? तो उसने क्या किया? नहीं, दे आर राइट, ये सही हैं, मतलब ये सही हैं, एंड एनी वे, और वैसे भी, इफ़ दे आर सो, यदि ये ऐसा मतलब ऐसा है, इट विल बी ईजी, ये आसान होगा, फॉर यू, आपके लिए, टू कैरी, कैरी मतलब ढोना, ले जाना, ये आपके लिए आसान होगा। तो दोस्तों जो दुकानदार था उसने यही बात बोली कि ये बिल्कुल ठीक है, और अगर ऐसा है भी तो ये आपके लिए आसान होगा इसको ले जाना। मतलब उसका कहने का मतलब ये था कि पहली बात तो ये कि जो वज़न है वो कम नहीं है, और अगर है भी तो इसको ले जाना आपके लिए आसान होगा, क्योंकि कम वज़न होगा तो आप आसानी से ले जाओगे। चलिए आगे देखिए। सोनू वॉज क्लेवर, क्लेवर का मतलब होता है चालाक, और दोस्तों ये एडजेक्टिव है, ऊपर मैंने आपको बताया, सिंपल पास्ट का ही वाक्य है। सोनू वॉज क्लेवर, सोनू चालाक था। ही गेव मनी फॉर 900 ग्राम्स ऑफ एप्पल्स टू द वेंडर, और ये भी पास्ट इंडेफिनिट का ही वाक्य है। गिव मतलब देना, सेकंड फ्रॉम गेव। ही गेव मनी, उसने पैसे दिए, फॉर 900 ग्राम्स ऑफ एप्पल्स, उसने 900 ग्राम एप्पल्स के मतलब सेबों के ही उसने पैसे दिए। किसको दिए? टू द वेंडर, दुकानदार को। तो इस पूरी लाइन का क्या अर्थ निकला? ही गेव मनी फॉर 900 ग्राम्स ऑफ एप्पल्स टू द वेंडर, मतलब उसने विक्रेता को, दुकानदार को 900 ग्राम सेब के पैसे दिए। द वेंडर सेड, विक्रेता ने कहा, या कह सकते हैं दुकानदार ने कहा, यू आर गिविंग मी लेस मनी, और ये पास्ट कॉन्टीन्यूस का वाक्य है, जैसे ये प्रेजेंट कॉन्टीन्यूस का वाक्य है, जैसे पास्ट कॉन्टीन्यूस में वॉज वर्ब के साथ फोर्थ फॉर्म का यूज़ किया जाता है, उसी तरह से प्रेजेंट कॉन्टीन्यूस में इज एम आर के साथ फोर्थ फॉर्म का यूज़ किया जाता है। और इसकी पहचान क्या है? ऐसा कोई भी वाक्य जो रहा है, रही है, रहे पे ख़त्म होगा उसे प्रेजेंट कॉन्टीन्यूस का वाक्य कहा जाता है, जहाँ पर इज एम आर के साथ फोर्थ फॉर्म का यूज़ किया जाता है। आई के साथ एम, ही, शी, इट, या सिंगुलर में इज़, और वी, यू, दे के साथ आर। तो यहाँ पर यू सब्जेक्ट है, उसके साथ आर का इस्तेमाल किया गया। तो उसने क्या कहा? दुकानदार ने क्या कहा? वेंडर ने, यू आर गिविंग मी लेस मनी, लेस मतलब होता है कम, आप मुझे कम पैसे दे रहे हो। सोनू वॉज रेडी विद हिज विटी रिप्लाई, और जो सोनू था वो अपने एक, और दोस्तों विटी का मतलब से चालाक नहीं होता, बुद्धिमान, इसके अलावा विटी का मतलब होता है मजाकिया, विनोदपूर्ण, जिसके अंदर विनोद हो, मतलब कि हंसी मजाक, उसे भी विटी कहा जाता है। तो क्या अर्थ हुआ? सोनू वॉज रेडी विद हिज विटी रिप्लाई, जो सोनू था वो अपने एक कह सकते हैं मजाकिया, या कह सकते हैं बुद्धिमानी वाले जवाब के साथ तैयार था। तो उसने क्या जवाब दिया? ही सैड, उसने कहा, नो नहीं, द अमाउंट इज़ करेक्ट, जो अमाउंट है, अमाउंट मतलब होता है रकम, जो अमाउंट है, रकम है, वो बिल्कुल वो इज़ करेक्ट, वो ठीक है। एनी वे, वैसे भी, दे विल बी ईजी फॉर यू टू काउंट, ये जो है वो आसान होगा आपके लिए गिनती करना। तो दोस्तों आप समझ ही गए होंगे जिस तरह से ये जो व्यक्ति था जो सेब बेच रहा था, जिस तरह से उसने कहा कि यदि ये कम है तो आपके लिए आसान होगा, तो उसी तरह से इस बालक ने जवाब दिया कि यदि पैसे कम हैं तो आपके लिए भी इनको गिनना आसान होगा। तो उसने उसी की भाषा में उसको समझा दिया। आगे देखिए। द फ्रूट वेंडर वॉज अमेज्ड, जो फल विक्रेता था वो हैरान हो गया। एट सोनूज विटी रिमार्क्स, मतलब जो सोनू के ये जो एक बुद्धिमान पूर्ण वाली ये जो उसकी टिप्पणी थी उस पर वो हैरान हो गया। चलिए, तो दोस्तों इस तरह से कहानी ख़त्म होती है। और यदि कहानी का मॉरल देखें, वैसे इसमें कोई मॉरल नहीं है, लेकिन पूरी कहानी को पढ़ के यही पता लगता है कि जब हम कुछ भी चीज़ वगैरह ख़रीदने जाएं तो हमें केयरफुल रहना चाहिए, और हमें देखना चाहिए कि जो हम वस्तु ख़रीद रहे हैं क्या उसका नाप तोल वगैरह जो वज़न है वो ठीक है, और उसी हिसाब से हमें उसको पैसे भी देने चाहिए।
तो दोस्तों ये आज की छोटी सी कहानी थी और मैंने कोशिश की आपको हर एक वर्ड की मीनिंग समझाने की। और यदि आपको आज की कहानी अच्छी लगी हो, मेरा पढ़ाने का प्रयास अच्छा लगा हो, तो दोस्तों आप इस वीडियो को ज़रूर लाइक करें, शेयर करें, चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें यदि आपने अब तक नहीं किया है। और उसके अलावा दोस्तों एक छोटी सी रिक्वेस्ट है आज के इस वीडियो में, यदि आपने कोई भी एक नया वर्ड सीखा हो तो उस वर्ड को आप कमेंट में ज़रूर बताएं। सुनने के लिए थैंक यू सो मच। हैव ए नाइस डे एंड बाय।